हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। सर, फिर से गिरिराज सिंह का एक बयान आया है कि जो महुआ बाग में उनका जो बड़ा भव्य अपार्टमेंट बन रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार से करके बना रहे हैं वो तो सबके सामने अब दिखने लगा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक तो गिरिराज सिंह रणवीर सेना के एजेंट है और परमेश्वर मुखिया जैसे खूंखार आतंकवादी को गांधीवादी बताते हैं। तो गिरिराज सिंह और रणवीर सेना के रिश्ते तो सबको मालूम ही हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो भाजपा से ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी तो मुझे हिंदुस्तान में दिखाई ही नहीं देती है। जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो गौतम अडानी के आज्ञाकारी बने हुए हैं और गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी मिलकर पूरे हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। राष्ट्रीय संपत्ति का मतलब निजीकरण के नाम पर अडानी के हवाले की जा रही है और पूरे देश में लूट खसोट जारी है गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की, जिसको गुजराती गिरोह कहते हैं। अभी देखिए, देश में हम दो हमारे दो की सरकार है। 4 गुजराती देश चला रहे हैं, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। देश बेचने वाले गुजराती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और देश खरीदने वाले गुजराती हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो ये हम दो हमारे दो की सरकार है। इसलिए भ्रष्टाचार पर तो गिरिराज सिंह कम बोले, वही अच्छा है जी। आवास को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही है सर कि जब से उनका आवास खाली करने को कहा गया है, उनके आवास को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर इतना जो है एक सीएम रह चुके हैं तो इतना पैसा कहाँ से उनके पास आएगा? नहीं, पैसा कहाँ। कई जमीन के भी बात हो रही है कि कई पटना में कई एकड़ जमीन भी है। नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहन सकते हैं तो बाकी लोगों के पास भी पैसे आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी से कोई पूछने जाता है कि आपके पास 10 लाख का सूट कहाँ से आ जाता है ना? तो प्रधानमंत्री के घर पीएम हाउस पर भी ईडी का छापा पड़ना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास पर भी ईडी का छापा पड़ना चाहिए। हो सकता है वहाँ से बहुत काला धन बरामद हो जाए और नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। लोग तो बोलते हैं कि राफेल की का जो सौदा हुआ था उसमें भी नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की दिखाई थी। तो इसलिए सिर्फ किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना सही नहीं है। भ्रष्टाचार तो मतलब इस देश में मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कई बार कि हिंदुस्तानियों के डीएनए में ही है। और भाजपा तो फिर मैं कहता हूँ कि सबसे भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। लेकिन उसके साथ ये है कि यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाए तो वॉशिंग मशीन में वो धुल जाता है और फिर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाता है। तो ये पाखंडियों की पार्टी है जी। आज सर बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो रही है, 18वीं विधानसभा सत्र। जी। और वहीं आज अनंत सिंह भी शपथ लेने के लिए आएंगे। जी। हाँ, तो अनंत सिंह भी शपथ लेने आएगा। अभी अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता है और 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलार चंद यादव का हो गया था। उस मामले में घोसवरी थाना में एफआईआर हुआ था। फिर 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई। पटना के सीनियर एसपी ने गिरफ्तारी की। बाढ़ में कारगिल मार्केट है, वहीं से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव जीता मोकामा का। और दुलार चंद यादव हत्याकांड में नियमित जमानत उसकी खारिज हो गई है निचली अदालत से। अब उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन चूँकि वो विधायक के लिए चुन लिया गया है तो शपथ लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी और वो शपथ लेगा माननीय विधायक का और फिर से जेल वापस चला जाएगा जी। छूट भी तो सकते हैं, अब तो एनडीए की सरकार है, ऐसी हो सकती है। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री पलटू राम जो हैं वो तो अनंत सिंह के आज्ञाकारी हैं। इसलिए सरकार पूरी कोशिश करेगी अनंत सिंह की मदद करने की। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया था। तो कायदा ये है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। तो इसी तरह इस दुलार चंद यादव कांड में भी पलटू राम ने पुलिस को आदेश दे दिए हैं कि मामले की लीपापोती कर दी जाए। तो पुलिस वाले बहुत कमज़ोर डायरी लिखेंगे, बहुत कमज़ोर केस डायरी लिखी जाएगी, सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे, गवाहों को डरा धमका के मैनेज कर लिया जाएगा। तो ये सब तो होगा ही जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही एक माफिया गिरोह में शामिल हो गया हो, तो ये सब तो होना ही है जी। सर, बिहार की थोड़ा राजनीति पे आते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि जितने भी महागठबंधन के विधायक है अब वो एनडीए के संपर्क में है, तो क्या आगे चलकर ऐसा हो सकती है? अब राजनीति में तो कुछ भी संभव है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक वो
युद्ध कर रहे हैं डिमोरलाइज करने के लिए। तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये हवा में उड़ाई गई बातें हैं। कौन किसके संपर्क में है, पर्दे के पीछे कौन जाकर देखता है। तो इतनी मजबूती से सीट भी आई है तो कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि कई विधायक जो है एनडीए के संपर्क में है, कभी भी जो है इधर से उधर हो सकता है। पहली बात तो ये जो सीटें आई है इतनी ज़्यादा, ये तो वोट चोरी की वजह से आई है, वोट डकैती की वजह से आई। इस बार के चुनाव तो कोई ईमानदारी से हुए नहीं। पहले एसआईआर के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, वोटर लिस्ट से। फिर बहुत धांधली हुई, बहुत बेईमानी से ये चुनाव हुआ है। तो धांधली की वजह से 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को आई है। अब इसके बावजूद ये लोग तोड़ फोड़ में लगे रहें तो क्या किया जा सकता है। जी सर, प्रोटेम स्पीकर की बात कही जा रही है और वहीं बिहार विधानसभा स्पीकर की भी बात कही जा रही है कि आज प्रोटेम स्पीकर जो हैं अभी तो फिलहाल के लिए होंगे, लेकिन नरेंद्र नारायण यादव वो जो है बीजेपी से हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू भी जो है अपना बिहार विधानसभा स्पीकर बना सकती है। देखिए सही है, बीच में बात आ रही थी, मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच एक समझौता हुआ है कि गृह मंत्रालय भाजपा के हिस्सा में जाएगा और स्पीकर का पद जेडीयू के हिस्से में जाएगा। तो अब देखिए आजकल में क्या होता है पता चल ही जाएगा, क्योंकि विधायकों के शपथ के बाद स्पीकर का चुनाव भी होगा ही। तो देखिए ऐसे मतलब पलटू राम इसलिए स्पीकर अपना चाहते हैं क्योंकि देखिए सामान्य परिस्थितियों में तो स्पीकर की कोई खास भूमिका नहीं रहती। वो सिर्फ विधानसभा का संचालन करता है, लोगों को बोलने देता है, शांति बनाता है। लेकिन यदि कोई पार्टी टूटती है, किसी पार्टी में विभाजन होता है, दल बदल होता है, उस समय स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो किसी मतलब टूटे हुए धड़े को अलग पार्टी की मान्यता दे सकता है या किसी को दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी की सदस्यता छीन सकता है। तो वैसी परिस्थितियों में स्पीकर का महत्व बढ़ जाता है। अब पलटू राम के बारे में तो सब जानते हैं कि पलटू राम ही हैं, तो उनको लगता रहता है कि कल पता नहीं अमित शाह तोड़ फोड़ कर दे ऑपरेशन लोटस के तहत, तो इसलिए वो स्पीकर कोई अपनी पार्टी के आदमी को बनवाना चाहते हैं। तो इसी बात पर अभी खींचातानी चल रही है जेडीयू और भाजपा के बीच, देखिए क्या होता है। जी क्या आगे चलकर सर जेडीयू कमजोर पड़ जाएगी बीजेपी के आगे, जिस तरह से गृह मंत्रालय जेडीयू तो ऑलरेडी कमजोर पड़ गई है। जेडीयू तो ऑलरेडी कमजोर पड़ गई, आगे मतलब भविष्य की बात नहीं, वर्तमान में ही कमजोर पड़ गई है। और पलटू राम की हालत आप देख ही रहे हैं। पलटू राम शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं, मानसिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। अभी उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया गया है। अब बस बैठ के वो झुंझुना बजाने लायक रह गए हैं। और अमित शाह जैसा तड़ीपार गृह मंत्री जो ऑपरेशन लोटस के खिलाड़ी हैं, तोड़ फोड़ में विशेषज्ञ हैं अमित शाह। महाराष्ट्र में एनसीपी को जैसे तोड़ा गया, शिवसेना को जैसे तोड़ा गया, वैसे कल को बिहार में जेडीयू को भी तोड़ा जा सकता है। और इसलिए मुझे संदेह है कि पलटू राम 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। जी संदेह है। कहा जा रहा है बुलडोजर को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है सर बिहार में, हर जगह जो है बुलडोजर चल रही है। और ख़ास करके कहा जा रहा है कि जो दलित अति पिछड़ा है उनका आवास जो है तोड़ा जा रहा है, उनको कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, यानी उनको कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। इससे नहीं, वो तो बहुत शर्मनाक है गरीबों को इस ठंड के माहौल में, जबकि अभी ठंड पड़ने लगी है तब गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी छत छीनी जा रही है। और वही सरकार जो गरीबों को उजाड़ती है, वही सरकार माफिया के सामने नतमस्तक है। कई अपराधियों का लिस्ट भी जारी हो रहा है कि बिहार में अब जो कई अपराधी है सरेंडर कर दे, नहीं तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अरे ये सब ऐसे ही फालतू बातें हैं। मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को, है ना। ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा विशाल प्रशांत तरारी से भाजपा का विधायक है। दर्शक साफ देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, किसी भी व्यक्ति के पास ये हथियार नहीं रह सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 3-4 साल तक जेल में रह गए थे। चलिए, तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी थे जिनसे हमने कई मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की। बाकी पूरी इस बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।